यूपीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ जीके प्रैक्टिस सीरीज जो है चालू की जा रही है। मिडिवल हिस्ट्री का ये पार्ट 1 है। इसमें आपके यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, लेखपाल, एसएससी जिस एग्ज़ाम में जीके का पोर्शन आता है तो उसके लिए यहाँ पर जीके की प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी। ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 1 है। इसके बाद और भी एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, टोटल यहाँ पर इतना कवर कराया जाएगा जिससे आप यूपीपीएससी लेवल का यहाँ पर मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी आर&डी की जाएगी पूरी तरह से, एक एक चीज़ पूरी तरह से हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजा दाहिर जो थे सिंध के राजा थे, जबकि अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका वो तो राजा दाहिर हो जाएगा, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह से समझने के लिए, पूरी कहानी को एक तरीके से समझने के लिए हम पूरी बात करेंगे कि क्या हुआ था मेनली। तो आइए देखते हैं। देखिए, अरब का क्षेत्र होता है, सूखा क्षेत्र होता है, यहाँ पर कुछ पैदा वैदा नहीं होता है। 3 चीज़ें मुख्यतः पाई जाती थी। एक तो अरबी घोड़े पाए जाते थे, ठीक, जो कि बहुत फुर्तीले होते हैं, ठीक। घोड़ा मैं बना नहीं पाया और ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ है, देख लीजिएगा। उसके बाद तलवार यहाँ की बहुत प्रसिद्ध थी, अंजीर की शराब प्रसिद्ध थी। तो यहाँ जो थे, यहाँ के राजा थे अल हज्जाज, ये आपके अल हज्जाज साहब हैं। तो ये क्या करते थे, विभिन्न देशों में अपने यहाँ की चीज़ें भेजते थे। अंजीर की शराब हो गई, तलवार हो गई, अरबी घोड़े हो गए। श्रीलंका के राजा को इन्होंने गिफ्ट किया। श्रीलंका के राजा ने 7 जहाज हीरे जवाहरात भर के इनको गिफ्ट दिया कि भैया आपने उपहार दिया तो हम भी पीछे थोड़े रहेंगे। तो उन्होंने भी उपहार दे दिया। अब मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को उपहार देते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ तो देगी ही। तो यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, 7 जहाज जब इन्होंने दिए तो ये देवल का क्षेत्र है। अब भैया यहाँ पर ये बैठे तो यहाँ भी तो कोई बैठेगा। यहाँ पर बैठे हैं आपके राजा दाहिर, ये भी मुकुट उकुट लगाकर बैठे हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो समझ जाइएगा। तो यहाँ पर राजा दाहिर साहब बैठे आपके, और राजा दाहिर के क्षेत्र है ये पूरा, सिंध का क्षेत्र पूरा इनका है। यहीं पर इनके जहाज आते हैं और हो जाते हैं गायब पूरी तरह से। इनके जहाज पूरे गायब हो जाते हैं। अब अल हज्जाज यहाँ पर कहता है भैया ऐसा है, संदेशा भिजवाता है किसको, राजा दाहिर को। कहता है आपके यहाँ पर, ये कहता है इनसे, संदेशा भिजवाता है अपने दूत से कि आपके यहाँ पर देवल में हमारे 7 जहाज जो कि हीरे जवाहरात से भरे हुए थे वो गायब हो गए और आप हमें वो वापस करिए। तो राजा दाहिर इसे संदेशा भिजवाता है, बेटा ऐसा है कि हमारे यहाँ तुम्हारे कोई जहाज नहीं लूटे गए हैं। ये देवल का क्षेत्र है, यहाँ कुछ समुद्री लुटेरे भी होते हैं, वो तुम्हारा जहाज लूट लिए हो तो हमें बिल्कुल पता नहीं है। हाँ, हमारे सैनिक ना तो लुटेरे हैं ना ही हमारे की जनता लुटेरी है, तो तुम्हारे कोई जहाज हमने नहीं लिए। अल हज्जाज को गुस्सा आ जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता है। समझते ना, किसी को चाहे जितना समझाओ उसे यकीन नहीं होना है, आप कितने भी सच्चे हो। तो वही कहानी यहाँ होती है। अल हज्जाज बिल्कुल नहीं मानता है और कहता है ठीक है। वो छोटी छोटी टुकड़ियों की सेना भेजता है, इनके ऊपर आक्रमण करवाता है। लेकिन बड़े राजा होते हैं तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आओ बेटा मार खाओ और लौट जाओ। तो अल हज्जाज की जो भी टुकड़ियां आती हैं उन्हें राजा दाहिर मार पीट के भगा देते हैं, राजा दाहिर के सैनिक। तो यहाँ होता यह है कि अल हज्जाज को आ जाता है गुस्सा, कहता है बार बार मार खा के हम क्या करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। तो सिंपल सी बात पता है क्या करते हैं कि जितने भी प्रांत होते हैं अरब के, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, जो भी प्रांत होते हैं उन सारे प्रांतपतियों की सेनाओं को इकट्ठा करते हैं और उसका संपूर्ण एक बड़ी सेना बनाते हैं, बहुत बड़ी सेना। जैसे कि आप भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, महाराष्ट्र है, यूपी है और पंजाब है, उड़ीसा है। तो सब जगह की पुलिस को इकट्ठा किया जाए, मान लीजिए सेना को इकट्ठा किया जाए, उसी तरह का काम यहाँ पर किया जाता है। तो जब सारी सेना इकट्ठा हो जाती है तो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जाता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये बनाता है अपने दामाद और भतीजे, मतलब इसका भतीजा भी वही होता है अल हज्जाज का, और दामाद भी कौन होता है, मोहम्मद बिन कासिम। MBK से हम डिनोट करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम इनका भतीजा भी होता है और दामाद भी होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है
17 साल का एक नौजवान लड़का है, उसके अंदर गर्म खून भरा हुआ है, वो आक्रमण करता है। अब डायरेक्ट आक्रमण कहाँ करेगा, देवल पहले पड़ता है, देवल पर करेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किसने किया, तो 712 की बात, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग होता है 711 से, तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि देवल पर आक्रमण कब हुआ, तो 711 लगाएंगे। सिंध पर आक्रमण कब हुआ, तो 712 लगाएंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं पीसीएस लेवल में। तो 711 ईस्वी में ये देवल पर आक्रमण करता है। देवल के बाद में नेउन, यहाँ पर छोटी सी जगह नेउन होती है। देवल पर विजय ये कैसे प्राप्त करता है, क्योंकि अब राजा दाहिर तो यहाँ ब्राह्मणाबाद में बैठे हुए हैं और देवल पर बैठा है अपने भतीजे को। अब मोदी जी हर जगह तो नहीं बैठ सकते ना, कहीं पर योगी जी होंगे, कहीं शिवराज सिंह चौहान होंगे, तो उसी तरह से यहाँ पर इनके भतीजे साहब बैठे हैं और ये बड़ी सेना के साथ आता है और इनकी छोटी सेना को कुचल देता है। और उसके बाद में वो आगे बढ़ता है। आगे नेउन एक जगह होती है जहाँ पर इनके पुरोहित शासन करते रहते हैं, वहाँ पर आक्रमण करता है। पुरोहित लोग आप लोगों को पता है कि पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें क्या मतलब लड़ाई, वो तो ऐसे ही हार जाते हैं। उसके बाद सेहवान और सिविस्तान पर आक्रमण करता है। वहाँ का शासक जो माझरा होता है वो भाग खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीरियल से मैं बताना चाहूँगा। अभी आप रुकिए, देखिए ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये आपका सीरियल आ जाता है कभी कभी पीसीएस लेवल में, अदर एग्जाम में भी आ जाता है कि आप बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्रम से आक्रमण किए थे। तो ये सारी चीज़ें, तो पहली नंबर तो आप समझ लीजिए कि उसने देवल पर आक्रमण किया, देवल पर पहले आक्रमण किया, ये आपका 711 ईस्वी में हो गया। दूसरे नंबर पे नेउन विजय करता है। नेउन पर पुरोहित लोगों का अधिकार रहता है, पुरोहित लोग पूजा पाठ करते हैं और उन्हें भी हरा देता है। फिर आगे बढ़ता है और आपके सेहवान और सिविस्तान पर आक्रमण करता है। सेहवान और सिविस्तान का जो शासक होता है, सेहवान और सिविस्तान दोनों एक ही नाम है, मतलब एक जगह के दो नाम होता नहीं, प्रयागराज इलाहाबाद बदल गया, तो वही सेहवान और सिविस्तान पर आक्रमण करता है। वहाँ का शासक जो होता है माझरा, वो भाग खड़ा होता है। उसके बाद में शीशम के जाटों पर आक्रमण करता है। अब शीशम के जाट जो होते हैं, देखते हैं माझरा तो भाग खड़ा हुआ है, तो शीशम के जाट आत्मसमर्पण करते हैं, भैया हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बख्शता है। वहाँ के जाटों को बहुत बुरी तरह से मारता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी मार डालता है, बहुत ज़्यादा कत्लेआम करता है। और इस्लाम धर्म सबके ऊपर थोपता है कि जो इस्लाम ग्रहण करेगा वही बचेगा और नहीं तो वो नहीं बचेगा। इस तरह की वहाँ पर बात जो है मोहम्मद बिन कासिम करता है। फिर जो है वो पहुँचता है राजौर ब्राह्मणाबाद 712। अब यहाँ से चला तभी या तो सिंपल सी बात है कि रोज़ लड़ाई थोड़े करेगा, मतलब रेगुलर लड़ाई कर रहा है, लेकिन 711 से चला और 712 में पहुँचा सिंध ब्राह्मणाबाद, राजौर ब्राह्मणाबाद पर। तो 712 ईस्वी में राजा दाहिर को मार देता है। ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर के दो गुप्तचर थे, इनका नाम था मोछवासो और बुद्धगुप्त, जिन्होंने गुप्तचरी, जो राजा दाहिर के ही गुप्तचर थे, लेकिन उन्होंने गुप्तचरी किसके लिए की थी, मोहम्मद बिन कासिम के लिए, और रात्रि में ही आक्रमण करके ये राजा दाहिर को मार देता है, ऐसा माना जाता है। चचनामा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा गया है। तो राजा दाहिर की यहाँ हत्या कर दी जाती है। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा शासक था जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम का सिंपल सा रूल था कि बेटा या तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो या तो तुम सीधे ऊपर चले जाओ। तो आपके राजा दाहिर के पुत्र थे, राजा दाहिर ने तो इस्लाम धर्म नहीं ग्रहण किया, उन्हें मार दिया गया, लेकिन राजा दाहिर के पुत्र थे राजा जयसिंह। राजा जयसिंह ने, राजा कहना भी गलत ही होगा, तो जयसिंह जो थे, जयसिंह ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने मतलब सर्वप्रथम इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, तो वो राजा जयसिंह थे और ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ऐसा करवाया गया था। ठीक। दूसरी बात है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, तो जजिया कर अगर भारत में सर्वप्रथम किसने लगाया है तो वो भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है। जजिया कर किसके ऊपर नहीं लगाया गया था, तो ब्राह्मणों को इससे वंचित रखा गया था, मतलब ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर इसने नहीं थोपा था, उन्हें मुक्त रखा था इस जजिया कर से। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। बस इससे आगे जो भी होगा वो मैं बताऊंगा, फिलहाल इतनी चीज़ें मोहम्मद बिन कासिम के उससे
कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए, ये आक्रमण करता है, बहुत ज़्यादा कत्लेआम करता है, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। तो सिंपल सी बात। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये मैं बता ही चुका हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम होता है जो कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाता है। ठीक, राजा दाहिर को 712 ईस्वी में मार देता है। और राजा जयसिंह जो होते हैं सर्वप्रथम इस्लाम धर्म ग्रहण करते हैं। और जौहर, हाँ एक चीज़ और आप याद रखिए कि सर्वप्रथम जौहर का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो राजा दाहिर की जो पत्नी थी उनका नाम था लाडी। राजा दाहिर की पत्नी का नाम था लाडी, तो उन्होंने सर्वप्रथम जौहर किया था। सर्वप्रथम जौहर का साक्ष्य राजा दाहिर की पत्नी के उससे मिलता है, लेखन से। ठीक, तो ये भी आप याद रखें कि सर्वप्रथम जौहर का साक्ष्य कहाँ से मिला, राजा दाहिर की पत्नी ने सर्वप्रथम जौहर किया था। तो ये भी बात हो गई। और ब्राह्मणों को जजिया कर से इसने मुक्त रखा था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। दिल्ली नगर की स्थापना की बात करें तो दिल्ली जैसा कि आज नाम है, सबसे पहले ऐसा नाम नहीं था। दिल्ली का सबसे पहला जो नाम था वो था ढिल्ली का। क्या था, ढिल्ली का नाम था। दिल्ली का नाम था सबसे पहले। और इसके भी पहले आप महाभारत काल में जाएंगे तो इंद्रप्रस्थ नाम था सबसे पहले। लेकिन बात यहाँ हो रही कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की। तो ऐसा जो है पृथ्वीराज रासो, आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा। पृथ्वीराज रासो जो लिखा है वो चंद्रबर दाई ने लिखा है। चंद्रबर दाई कौन थे, वो पृथ्वीराज चौहान के जो है वो आपके राइटर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो के जो दरबारी कवि थे। तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें लिखा है कि दिल्ली नगर की स्थापना जो करवाई है वो अनंगपाल तोमर ने करवाई है। किसने करवाई है, अनंगपाल तोमर। इनका नाम आप एकदम जुबान पे रख लीजिए और आप पेन और कापी लेकर बैठिए, क्योंकि जो है इस चीज़ को आप लिखते भी रहिए कि जो है किस तरह से सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। रफ और कॉपी लेकर आप बैठ सकते हैं और सारी चीज़ें जब लिखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ नहीं हो रहा, क्वेश्चन की R&D की जा रही है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अनंगपाल तोमर जो थे इन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। अनंगपाल तोमर जो थे इनका जो शासन काल था 900 से लेकर के 1200 ईस्वी तक चला था। मतलब अनंगपाल तोमर का शासन काल नहीं था, ये तोमर वंश का था। तोमर वंश का शासन काल था, 300 साल तक ये शासन काल चला था। फिलहाल तोमरों ने इसकी स्थापना की थी। अगर नाम पूछ लेते हैं तो आप अनंगपाल तोमर कहेंगे। दिल्ली नगर का सर्वप्रथम नाम क्या था, तो ढिल्लिका कह सकते हो। अगर ऑप्शन में इंद्रप्रस्थ दे रखा है तो इंद्रप्रस्थ भी कह, दिल्ली में अभी भी एक गांव ऐसा है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ है। तो इस महाभारत काल में दिल्ली को क्या कहा जाता था, तो इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। इतना आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने किस एक को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। ये मैं पहले बता चुका हूँ, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। ठीक, एक बात और है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मोहम्मद, आप लोगों को पता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने ही आक्रमण किया। 711 में देवल से चालू करता है, 712 तक राजौर ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण करता है। तो कहने की बात हो जाती है कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम आक्रांता ने जो है भारत पर आक्रमण किया। उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको, अरब, तुर्क, मंगोल, फला फला ऐसे दे देंगे। तो ये तुर्क नहीं था, ये आपका था अरब। तो आप अरब ऑप्शन में लगाएंगे, अरब ऑप्शन में लगाएंगे, तुर्क नहीं लगाएंगे। क्योंकि आगे आने वाले जो दो शासक हैं, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, वो तुर्क शासक हैं, लेकिन ये अरब का शासक है। तो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रांता जो था वो अरब का था। अगर पूछ ले भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो यूनानियों ने किया। सिकंदर जो था यूनानी था, तो वो अलग एक मैटर हो जाएगा। लेकिन भारत पर मुस्लिम आक्रमणकर्ता सबसे पहले कौन था, तो अरब का था। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो आप लोगों को पता होगा, खजुराहो कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। खजुराहो आपके MP में स्थित है। खजुराहो आपके MP में स्थित है। और MP में भी कहाँ स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है।
ये ज़िला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। एमपी के साथ में छतरपुर दे देंगे, एमपी के साथ इंदौर दे देंगे, एमपी के साथ भोपाल दे देंगे। तो आप लोग एमपी छतरपुर में जो है खजुराहो मंदिर स्थित है। और ये किससे संबंधित है? इसमें हिंदू के देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और प्लस जैन के भी 3 तीर्थकरों के मूर्तियाँ हैं। हिंदू के जो विष्णु भगवान हैं उनकी 8 मूर्तियां हैं, शिव जी की 6 मूर्तियां हैं, गणेश भगवान की, सूर्य भगवान की, और जैन के 3 तीर्थकरों की मूर्तियां हैं। तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब करवाने की बात आ जाती है तो भैया किसने करवाया था ये आपको बताना है। होलकरों ने नहीं करवाया, सिंधिया बुंदेलों, चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण करवाया था। चंदेल राजपूतों ने आपके खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। ये आपके खजुराहो मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं भगवान विष्णु की मूर्ति है और इसी में आपके गणेश शिव सबकी मूर्ति है मतलब। और जैन के 3 तीर्थकर हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ की बात की जाए तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। कभी कभी स्टेट दे देते हैं तो राजस्थान मैंने बता दिया, तो दिल्ली तो हट ही जाएगा, झांसी यूपी में हट जाएगा, उदयपुर आपका राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ तो उदयपुर में नहीं चित्तौड़गढ़ में आपका विजय स्तंभ पड़ता है। विजय स्तंभ बनवाया किसने था? तो मेवाड़ नरेश का नाम आपने सुना होगा। मेवाड़ नरेश थे कौन? मेवाड़ नरेश थे राणा कुंभा। तो राणा कुंभा साहब ने ये बनवाया था क्या? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 1440 से 48 का पीरियड इनका होता है और इन्हीं के वंशज आगे होते हैं राणा प्रताप। महाराणा प्रताप का नाम भी आप लोगों ने सुना है अच्छे से, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो समझ सकते हैं। तो राणा कुंभा इनके अग्रगामी है। और इन्होंने बनवाया क्यों था ये भी एक बड़ी बात है ना, क्यों बनवाया था ये आप देख सकते हैं। ये आपका है प्यारा सा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ किसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो आपको बताना चाहेंगे हम कि राणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ बनवाया था, महमूद खिलजी नाम का एक शासक था जिसको इन्होंने बहुत बुरी तरह से हराया था। मतलब इतना पीटा था कि वो फिर दोबारा मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करने की सोच नहीं सका। तो इस तरह से महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस मुस्लिम आक्रांता ने किया था? ये बात है। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस मुस्लिम आक्रांता ने किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी साहब ने नहीं किया था, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ है वो 1025 से 26 बीसी मतलब ईस्वी में हुआ है। बीसी नहीं कहेंगे, ठीक, 1025 से 26 ईस्वी में हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी आप लोगों को पता है कि बहुत आगे जाके मतलब आपके जो सल्तनत काल में आते हैं। मोहम्मद गौरी 1191 में आएंगे तो 80 साल। मोहम्मद बिन कासिम आप लोगों को पता है 712 में। तो ना तो ये होंगे न ये होंगे न ये होंगे, आपके महमूद गजनबी हो जाएंगे। तो सोमनाथ मंदिर, अब यहाँ पर हम महमूद गजनबी की कंप्लीट बात करेंगे कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उससे पहले क्या क्या किया? महमूद गजनबी के पिताजी का जो नाम था, ये आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर है। महमूद गजनबी के पिताजी का जो नाम था वो था सुबुक्तगीन। क्या था? ये भी क्वेश्चन आता है। सुबुक्तगीन महमूद गजनबी के पिताजी का नाम था। सुबुक्तगीन जो होते हैं वो राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण करते हैं। राजा जयपाल आपके सिंध के जो है राजा रहते हैं, तो उनके ऊपर जब आक्रमण करते हैं तो राजा जयपाल उन्हें बहुत बुरी तरह से परास्त करते हैं। सुबुक्तगीन की संतान होती है आपकी महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी जो होता है अपने पिता का बदला लेने के लिए सर्वप्रथम 1001 में राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण कर देता है। राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है, राजा जयपाल आपके महमूद गजनबी से हार जाते हैं। और हारने का गम उनको इस तरह हो जाता है कि इनके पिताजी को हमने हराया
और इस उनके बच्चे ने आके मुझे हरा दिया। बस यही एक गिल्ट आ जाता है राजा जयपाल के अंदर, और फिर ये उन्हें छोड़ देता है। महमूद गजनबी मारता नहीं, इन्हें छोड़ देता है। और राजा जयपाल इसी गिल्ट के साथ क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो भैया मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये कहानी ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने जिसने जो है आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने गिल्ट के स्वरूप में, मतलब ये कि मैं इनके पिताजी से जीता और इनसे हार गया, इसके फलस्वरूप उसने आत्महत्या की थी। तो राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसा आप लोग समझिए। फिर 1000, तो महमूद गजनबी जो होता है वो 1008 में आक्रमण करता है। उज्जैन, ग्वालियर, दिल्ली, कालिंजर की जो संयुक्त सेना होती है उसका जो हेड होता है वो आनंदपाल होता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है। ये युद्ध आनंदपाल और विद्यासागर जीत ही चुके होते। विद्यासागर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो भी हेड ही होता है। लेकिन आनंदपाल का हाथी मतवाला हो जाता है। अब राजा का हाथी मतवाला हो गया तो जाहिर सी बात है सेना में भगदड़ मच जाती है, और मतलब भाग्य के उससे मान लीजिए आप, या कुछ भी मान लीजिए, महमूद गजनबी ये युद्ध, हारा हुआ युद्ध जो है महमूद गजनबी जीत जाता है, जबकि ये हार जाता है इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी जीत जाता है। उसके बाद जो मेन युद्ध होता है, मेन आक्रमण करता है, वो करता है आपके सोमनाथ मंदिर पर। आप लोगों को पता होगा कि जो राजा होते थे भारत के, वो अपना अधिकतर सोना चांदी जो होते थे वो मंदिरों में बहुत ज़्यादा दान करते थे। सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका गुजरात में है। तो यहाँ पर ये आक्रमण करता है 1025-26 में, ठीक। यहाँ पर आक्रमण करता है, यहाँ का बहुत सारा सोना चांदी, यहाँ तक कि गेट भी जो होते हैं वो सोने के होते हैं, उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में जाट लोग होते हैं, वो खोकर जाट होते हैं, जो इसके लूटे हुए सोने को भी लूट लेते हैं। मतलब होता है ना, लुटेरों को लुटेरा मिल गया, तो इस तरह से वो जाट लोग लूट लेते हैं इससे बहुत सारा सोना चांदी, और शिवलिंग के टुकड़े कर देता है। असली शिवलिंग तो छुपा लेते हैं सब लोग, ठीक, ऐसा माना जाता है कि समुद्र में छुपा दिया जाता है। लेकिन जो और शिवलिंग होते हैं उसमें से एक शिवलिंग के टुकड़े करके ये ले जाता है अपने यहाँ, सीढ़ियों पर जड़वा देता है, और भगवान शिव इतना प्रकोपित हो जाते हैं कि उसी सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु भी होती है। आप इतना समझ लीजिए। तो इस तरह से महमूद गजनवी का द एंड भी हो जाता है। तो 1025-26 में जो इस क्वेश्चन का आंसर था कि 1025-26 में जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो आपके महमूद गजनवी ने किया था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को पता है ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है। ब्लैक पेगोडा कहा जाता है आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर जो है उसी को आप क्या कहते हैं, ब्लैक पेगोडा कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बार बार। नरसिंहदेव वर्मन। नरसिंहदेव, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि ये सब आप लिखते रहिए जिससे प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाए, याद करने में भी आसानी रहे। तो नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने, सर्वप्रथम नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये गंग वंश के थे, और 1974 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया। कितने, 1974 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कर लिया गया, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये देख सकते हैं, इसमें बहुत ही सिस्टम से बनाया गया है। सूर्य भगवान जब एंट्री करते हैं तो एकदम बीचों बीच में उनकी जो है सूर्य की ऊर्जा वहाँ पर जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय शासक जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। अब यहाँ मोहम्मद गौरी की बात होगी। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने बता दिया, महमूद गजनबी के अब महमूद गजनबी के बारे में बता दिया। मोहम्मद बिन कासिम आपका 711 से 712 ईस्वी का टाइम पीरियड उसका है, अरब था वो। आपका महमूद गजनबी तुर्क का शासक था, उसके पिताजी का नाम सुबुक्तगीन था, और उसने 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और वहाँ के शासक जो थे वो भीम प्रथम थे। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, भीम प्रथम वहाँ के शासक थे, जिसको कि आपके महमूद गजनबी ने हराया था। अब यहाँ पर बात आ रही है कि प्रथम भारतीय शासक जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। मोहम्मद गौरी भी आपका तुर्क शासक है।
अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पृथ्वीराज चौहान को लगाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया, लेकिन ऐसा नहीं है। भीम प्रथम तो हटा ही दीजिए, क्योंकि भीम प्रथम क्या है, भीम प्रथम आपके कब थे, भीम प्रथम आपके महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में थे, जब गया 1025-26 में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राजा जयचंद गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि राजा जयचंद जो है को इसने परास्त किया 1194 में चंदावर के युद्ध में, ना कि राजा जयचंद ने इसे पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान को इसने पराजित किया है और पृथ्वीराज चौहान ने भी इसे पराजित किया है, लेकिन वो पहले नहीं होंगे। भीम द्वितीय आपका ऑप्शन होगा। भीम द्वितीय क्यों होगा, चलिए हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी की हम पूरी तरह से कुंडली निकालेंगे कि मोहम्मद गौरी थे कौन। तो मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो था सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। सिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन, ये आप लिख सकते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक। उसके बाद में मोहम्मद गौरी तुर्क वंश का होता है, गौरी साम्राज्य का संस्थापक होता है। और ये सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि मुल्तान पर आक्रमण कब करता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता भी है कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, कब किया, तो आपके 1175 में किया। 1175 में आक्रमण करने के बाद मुल्तान पर इसका मन नहीं भरता है, तो 1178 में कहता है कि हमारे भाई साहब गए थे और मतलब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अब भाई साहब के, क्योंकि दोनों तुर्क हैं, तो महमूद गजनवी ने भी 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तब भीम प्रथम का शासन था, तो उसने बहुत सारा धन लूटा था, भीम प्रथम को पराजित भी किया था। लेकिन इसने भी सोचा मोहम्मद गौरी ने कि मैं भी चलता हूँ, लूटपाट करूँगा, बहुत सारा सोना चांदी मिलेगा, मजे करेंगे। लेकिन वहाँ पर शासन किसका था भैया, भीम द्वितीय का। कौन थे, भीम द्वितीय। और वो सीख चुके थे कि बेटा ये जो है, ये जो मुस्लिम आक्रांता है, इससे कैसे निपटना है। क्योंकि एक बार हमारे यहाँ कहावत है कि एक बार अगर कोई जल जाता है ना तो मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। तो 1178 में भीम द्वितीय के समय में इसने सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया, तो भीम द्वितीय ने इसे दौड़ा दौड़ा के इतना मारा कि इसने दोबारा फिर सोमनाथ की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा कि हाँ भैया सोमनाथ भी कोई चीज़ है। दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, लेकिन दोबारा इसने भीम द्वितीय या सोमनाथ मंदिर की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। तो 1178 दो युद्ध आपको बता दिए, 1175 में मुल्तान, 1178 में भीम द्वितीय के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, भीम द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया, तो भीम द्वितीय ने पराजित किया, ना कि पृथ्वीराज चौहान लगाएंगे। उसके बाद में 1191 आ जाता है। 1191 में दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है पृथ्वीराज चौहान, थोड़ा विश्राम लेता है 2-4-5 साल का। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, और जब भी मैं पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ न फर्स्ट लगाएंगे न सेकेंड लगाएंगे, यहाँ पर तृतीय लगाएंगे। ये तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1191 पृथ्वीराज तृतीय चौहान के ऊपर ये आक्रमण कर देता है। पृथ्वीराज चौहान इसे मतलब भगा कर मारते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जो भारतीय राजा होते हैं वो कहते हैं चलो छोड़ो, इसे दान देते हैं, जीवन दान दे देते हैं कि हाँ हार गए हो कोई बात नहीं, जीवन दान दे रहे हैं, जाओ छोड़ दिया। लेकिन ये पूरे संगठित सेना के साथ में, और राजा जयचंद इसका सपोर्ट करता है, क्योंकि राजा जयचंद की जो बहन होती है उनको पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग होता है, वो बात हम बाद में करेंगे। तो 1192 में राजा जयचंद जो होते हैं उन्हें पता चलता है कि जो आपके महबूब मोहम्मद गौरी हैं इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी से कहते हैं आप फिर से आक्रमण करो, हम आपका साथ हैं। मोहम्मद गौरी तो पहले से ही कांपा हुआ होता है कि कैसे करूं मैं आक्रमण, लेकिन जब साथ मिलता है हिंदू राजा का, उसकी सेना मिलती है, तो वो भी मन में आ जाता है चलो हाँ देखते हैं। और फिर एक विशाल सेना के साथ में रात्रि में
पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये आक्रमण करता है, जबकि इनकी सारी सेना सोई हुई होती है और वहीं पर ये पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज चौहान के जो आपके कवि थे चंद्रवरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने लिखी है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखना है। अब 1191 में उसने तराइन का पहला युद्ध किया। ये तराइन में युद्ध होते हैं, ये तराइन का दूसरा युद्ध हो गया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। अब किसके बीच होता है? राजा जयचंद के बीच होता है। जब राजा जयचंद जो है उड़ने लगते हैं हवा में, तो कहता बेटा मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा नहीं, क्योंकि तुम जब अपनों के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जयचंद का नाम आज भी लिया जाता है। तो जयचंद जो थे उनको पूरी तरह से मार देता है मोहम्मद गौरी, और उसके बाद में अपने एक गुलाम को, इसके 3-4 गुलाम होते हैं, उसमें मेन जो होता है वो मैं बता देता हूँ आपके। इसके सबसे पहला गुलाम होता है एलदोज। जब सल्तनत काल की बात आएगी तो इनके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा इनका होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। तीसरा आपका जो होता है बख्तियार खिलजी होता है। ठीक, बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर देता है। ठीक, बख्तियार खिलजी तीसरे नंबर पे आता है। और इस तरह से तीनों गुलाम होते हैं, जिसमें ये कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन अपना दे देता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा देता है और निकल जाता है। 1196 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ देखिए तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध आएगा 1192 में। 1194 में आपका चंदावर का युद्ध होता है, राजा जयचंद उसमें हार जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मैंने बता ही दिया। भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी के बीच क्या हुआ था? भीम द्वितीय ने दौड़ा के मोहम्मद गौरी को मारा था, क्योंकि इसने 1178 में 1178 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 ही युद्ध होते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191-92। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है चंदावर का युद्ध। तो ये यहाँ पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर जो सबसे पहले आक्रमणकारी थे वो अगर मुस्लिम आक्रांताओं में देखें तो अरब थे, लेकिन अगर सबसे पहले की बात करेंगे तो सिकंदर था। सिकंदर एक यूनानी था, तो इसमें यूनानी तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनानी भी नहीं, तो आप इसमें अरब टिक करेंगे। क्योंकि अफ़गान तो आपका गलत ही हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर लोदी अफ़गान है, वो आपका लोदी डायनेस्टी में आएगा। अहमद शाह अब्दाली मराठा साम्राज्य में आता है। मंगोल आपके इल्तुतमिश टाइम में आएंगे। तुर्क आपके जो है मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। मुस्लिम, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगर होगा भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया और उसमें यूनानी दे रखा है, तो आप यूनानी को टिक करेंगे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो गीत गोविंद के जो रचनाकार थे वो जयदेव थे, और ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन जो थे ये बंगाल के अपने राजा थे। बंगाल इनका मेन हेड डिपार्टमेंट था, और यहाँ पर इनका शासन जो फैला हुआ था, असम में भी फैला हुआ था, बिहार भी इनके क्षेत्र में था, उड़ीसा भी था। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य इनका था, और उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट भी इनके उसमें था। तो इस तरह से आप मान सकते हैं दिल्ली तक का कुछ क्षेत्र इनके पार्ट में था। तो लक्ष्मण सेन जो है, इनके ऊपर एक कहानी भी है कि लक्ष्मण सेन जो होते हैं, इनकी कुछ सेना जो है बाहर युद्ध के लिए गई होती है, और थोड़ी सेना इनके पास होती है। उसी समय बख्तियार खिलजी इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो लक्ष्मण सेन जो है अपनी छोटी सेना के साथ भाग खड़े होते हैं, और बख्तियार खिलजी इनके राज्य पर, बंगाल पर कब्जा कर लेता है। लेकिन लक्ष्मण सेन अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करते हैं और पुनः जो है बख्तियार खिलजी के ऊपर आक्रमण करते हैं, और उसे दौड़ा के मारते हैं। और बख्तियार खिलजी फिर आकर के बिहार में शरण लेता है, बिहार में अपना राजपाट देखता है, और वहीं पर आपके नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे, ये बात आपको बताई। गीत गोविंद में ऐसा कुछ नहीं है कि लक्ष्मण सेन के बारे में लिखा है, इसमें राधा और कृष्ण के जो है प्रेम प्रसंग की
व्याख्या की गई है, बस यही लिखा हुआ है। और जो जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, बस आप इतना समझिए। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक जो थे वो धर्मपाल थे। ऑप्शन यहाँ पर धर्मपाल आपका सही हो जाएगा। धर्मपाल कौन थे? ये पाल वंश के शासक थे, और पाल वंश के शासक के साथ साथ ये 7वीं शताब्दी में थे। 7वीं शताब्दी। अब पूछेंगे पाल वंश है कहाँ का? जैसे सेन वंश भी बंगाल का था, तो पाल वंश भी आपका बंगाल से ही रिलेटेड है। पाल वंश भी आपका बंगाल से ही रिलेटेड है, और उस थोड़ा सा क्षेत्र बिहार का भी है। तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो फैला हुआ था पाल राजवंश था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका कहाँ पड़ता है? ये भी आपका क्वेश्चन आता है। तो भैया बिहार में पड़ता है, इतना आप समझ लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में पड़ता है। धर्मपाल जी ने इसे बनवाया था। ठीक। बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, उसी समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी क्षति पहुंचाई थी। तो ये भी बिहार में कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर में पड़ता है। ये भी आप याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहें तो। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि इसके कुछ अवशेष बचे हैं, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला दोनों को ध्वस्त किया था। आप लोग ये भी समझ सकते हैं। रावण की खाई, दशावतार मंदिर और कैलाश गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका एलोरा सही ऑप्शन हो जाएगा। एलिफेंटा नहीं होगा, एलोरा में ही रावण की खाई है, दशावतार मंदिर है और कैलाश गुफा स्थित है। अब हम एलोरा की बात करेंगे तो पूरी बात करेंगे कि क्या है इसके बारे में। देखिए ये आपका एलोरा है, कैलाश मंदिर है ये। ठीक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एलोरा के बारे में। कैलाशनाथ मंदिर जो है एलोरा में है। एलोरा कहाँ पे है? एलिफेंटा और एलोरा दोनों जो है औरंगाबाद में, लेकिन यहाँ एलोरा की बात हो रही, तो आपका एलोरा आपका पड़ जाएगा औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इतनी बात आप समझ सकते हैं। एलिफेंटा भी औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है, लेकिन जो रावण की खाई, दशावतार मंदिर और कैलाश गुफा है वो एलोरा में स्थित है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि खजुराहो मंदिर में क्या स्थित है? खजुराहो मंदिर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और जैन की जो है प्रतिमाएं हैं, लेकिन यहाँ पर एलोरा में हिंदू की भी है, जैन की भी है और बौद्ध की भी। तीनों चीज़ें हैं। तीनों लोगों की जो है, तीनों धर्मों की कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी एलोरा की गुफाओं में आपको देखने को मिलेंगी। एलोरा और की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया है। एलिफेंटा एलोरा दोनों को राष्ट्रकूटों ने करवाया है। किसने राष्ट्रकूट में? कृष्ण प्रथम ने करवाया है। कृष्ण प्रथम। ये बात आप समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? मैंने बता दिया है, राष्ट्रकूटों ने करवाया है। और मेनली जो है कृष्ण प्रथम के हिसाब से देखा जाता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। राष्ट्रकूट की बात की जाए कि राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? तो प्रथम शासक की अगर बात की जाए राष्ट्रकूट में तो दंती दुर्ग था। सबसे खास शासक की बात की जाएगी तो कृष्ण प्रथम था, क्योंकि इसने ही एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, कृष्ण प्रथम। ठीक। तो प्रथम शासक दंती दुर्ग हो जाएगा, कृष्ण प्रथम हो जाएगा। और आखिरी शासक आपका था कर्क द्वितीय। आखिरी शासक आपका कर्क द्वितीय था। राष्ट्रकूटों का जो शासन का साम्राज्य था ना, वो कहाँ फैला हुआ था? वो दक्षिण भारत में मेनली इनका फैला हुआ था। दक्षिण भारत आप समझ सकते हैं, महाराष्ट्र का जो भी है। अब आप समझ सकते हैं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। एलोरा की गुफाएं आपकी औरंगाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दक्षिण का ही साम्राज्य आपका राष्ट्रकूटों का। पाल वंश जो था वो बंगाल से रिलेटेड था, मैंने आपको बताया। सेन वंश भी बंगाल और बिहार से रिलेटेड था। तो और आपका जो राष्ट्रकूट वंश है ये दक्षिण भारत से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप आगे देखिए। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव जो डाली थी ये आपके ययाति केसरी ने डाली थी। ययाति केसरी। ययाति केसरी कौन थे? ययाति केसरी जो थे ये सोमवंशी राजा थे। सोमवंशी
राजा थे। लिंगराज मंदिर है कहाँ पे? उड़ीसा में है। उड़ीसा के अंदर जाएंगे तो भुवनेश्वर में मिलेगा, ठीक, भुवनेश्वर में मिलेगा। कलिंग वास्तुकला से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने बनवाया है। सोमवंशी राजा थे। उड़ीसा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है और ये कलिंग वास्तुकला से संबंधित है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा स्थित है, भुवनेश्वर में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये मैंने पहले ही बता दिया कि दंती दुर्ग था। मेन जो इसका शासक था वो कृष्ण प्रथम था। आखिरी जो शासक था वो कर्क द्वितीय था। और राष्ट्रकूट जो है वो दक्षिण भारत में फैले हुए थे। एलिफेंटा एलोरा गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बस इतनी सारी बातें आप लोगों के लिए जरूरी है। पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का मैंने बात की थी, धर्मपाल की बात की थी ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपके धर्मपाल ने करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे? बिहार के भागलपुर में पड़ता है। पाल वंश मेनली बंगाल और बिहार के क्षेत्र में ही फैला हुआ था, जिसे आप क्या कह सकते हैं? पूर्वी भारत कह सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन में आता है कि पाल वंश किस भारत के क्षेत्र में फैला था? तो पूर्वी भारत में। अगर आ जाए राष्ट्रकूट कहाँ फैला हुआ था? तो दक्षिणी भारत में फैला हुआ था। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके, सेन वंश कहाँ फैला हुआ था? तो वो भी पूर्वी भारत में फैला हुआ था। तो पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल थे। जो इसका मेन शासक था वो धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। विरूपाक्ष मंदिर का, तो ये अगला क्वेश्चन आपका है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो चालुक्यों ने करवाया था। तो चालुक्यों का मेन क्षेत्र भी पूछ लेता भैया, चालुक्य कहाँ पर सर्वप्रथम, मतलब चालुक्यों का जो मतलब क्षेत्र था जहाँ पर वो शासन करते थे, ऐसा कौन सा? तो दक्षिण भारत का ही क्षेत्र था। क्योंकि विरूपाक्ष मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में कहाँ पड़ता है? हम्पी में। हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अब इसकी एक कहानी भी है, आप लोगों को मैं सुना दे रहा हूँ कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठाता है ना, तो भगवान शिव पहले तो नाराज़ हो जाते हैं, फिर उससे कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो? तो कहता है कि मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ लंका चलिए, क्योंकि आप मेरे साथ लंका चलेंगे ना तो आप जो है मैं अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो वहाँ पर पार्वती माता जो होती बहुत क्रोधित हो जाती हैं। तो शिव जी सब चीज़ को हैंडल करते हुए कहते हैं कि ऐसा है कि तुम, ये मेरा रूप है शिवलिंग, इसे लेकर चले जाओ, लंका में रख दोगे तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, न सुर न देवता न कोई नहीं, मनुष्य कोई नहीं मार सकता है। कहता चलो ठीक है, यही मान लेते हैं। तो इस तरह से वो शिवलिंग को लेकर जा रहा होता है। तो भगवान विष्णु लीला करते हैं कि अभी तो ये अमर हो जाएगा तो मेरे अवतार लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरह से वो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और जा करके रावण को लघु शंका लगी होती है। और रावण कहता है ऐसा है वृद्ध ब्राह्मण जी, 2 मिनट के लिए शिवलिंग को पकड़िए, हम अभी लघु शंका करके आते हैं। और इस तरह से वो शिवलिंग को भगवान विष्णु को दे देता है। भगवान विष्णु जो होते हैं वो शिवलिंग को वहीं हम्पी कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के किनारे रख देते हैं। और उस मतलब वहीं पर आपका विरूपाक्ष मंदिर है। और विरूपाक्ष मंदिर का जो झुकाव है, चूँकि वो रावण की वजह से था तो दक्षिण की ओर उसका झुकाव है। तो ये एक अजीब सिस्टम है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हर मनोकामना यहाँ पर जाने पर पूरी हो जाती है। और ये श्री शिव जी का मंदिर है और चालुक्यों ने इसका निर्माण करवाया था। चालुक्यों ने बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण करवाया है। ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में की जाएंगी। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर कुछ कमियां भी हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये कमी है, तो उस कमी को हम दूर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।